म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ईरान के मुस्तकबिल पर एक बहुत ही अहम गुफ्तगू हुई। चलिए देखते हैं कि इस बहस में आखिर क्या खास नुकात सामने आए। और बात शुरू करते हैं एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट है रज़ा पहलवी का, जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं। वो कहते हैं, हमारे लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, यानी एक ऐसी तहरीक है जहां से अब वापसी मुमकिन नहीं। तो इस पूरी सूरत हाल का मरकजी ख्याल क्या है? देखिए, एक तरफ तो हैं ईरान के अवाम जो आज़ादी मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन ये समझती है कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया फैसला करे कि वो किसके साथ खड़ी है। पहलवी के मुताबिक ये एक तारीखी मौका है, ऐसा मौका जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और वो दुनिया की बड़ी ताकतों से साफ कहते हैं कि भाई अब साइडलाइंस पर बैठने का वक्त ख़त्म हो गया है। मगर सिर्फ चेंज का नारा लगाना तो काफ़ी नहीं होता है ना। तो सवाल यह है कि आगे का प्लान क्या है। चलिए देखते हैं कि ये मांग एक सॉलिड प्लान की शक्ल कैसे लेती है, एक ऐसे नए ईरान के लिए जो इस रिजीम के बाद बनेगा। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी दहाइयों की थियोक्रेटिक रूल के बाद आखिर होगा क्या। लोग डरते हैं कि कहीं केओस ना फैल जाए, जैसा हमने दूसरे मुल्कों में इनकलाब के बाद देखा है। इसी डर को दूर करने के लिए पहलवी एक बहुत वाज़े रोड मैप पेश करते हैं। तो ये है वो 100 दिन का प्लान, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनेगी, फिर एक असेंबली चुनी जाएगी जो नया आइन बनाएगी, उस आइन पर रेफरेंडम होगा, और फिर आखिर में पहली पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होंगे। जब ये सब हो जाएगा तो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट खुद ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब पूरा प्रोसेस बहुत सोचा समझा है ताकि पावर ट्रांसफ़र आराम से हो। और इस पूरे प्लान की बुनियाद वो इन 4 उसूलों पर है। पहला, ईरान की सरहदें वैसी ही रहेंगी। दूसरा, सियासत और मजहब बिल्कुल अलग होंगे। तीसरी बात, कानून के सामने सब बराबर होंगे। और चौथा और सबसे अहम, अवाम वोट के जरिए अपना मुस्तकबिल खुद तय करेगी। आइडिया ये है कि इन बुनियादी उसूलों पर पूरी ऑपोजिशन को इकट्ठा किया जाए। तो अहम सवाल ये भी उठता है कि इस सब में रज़ा पहलवी का अपना रोल क्या होगा। क्या वो बादशाह बनना चाहते हैं? उन्होंने उसका बहुत साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे मंजिल ना समझें बल्कि मंजिल तक पहुंचने वाला एक पुल समझें। यानी उनका काम तब ख़त्म हो जाएगा जब ईरान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम हो जाएगी। ठीक है, तो प्लान तो सामने आ गया, मगर अब दुनिया इस पर रिएक्ट कैसे कर रही है? और यहाँ आके चीज़ें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि हमें अमेरिका और यूरोप के बीच स्ट्रेटेजी में एक बहुत क्लियर फ़र्क नज़र आता है। लेकिन इस फ़र्क को समझने से पहले एक अहम प्लेयर को जानना ज़रूरी है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये असल में रिजीम की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है, और ऑपोजिशन कहती है कि यही वो कुव्वत है जिसे रिजीम अपने लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, और यही तब्दीली के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अब इस स्लाइड पर देखें, दोनों तरफ के अप्रोचेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका सेनेटर ग्राहम की ज़बानी खुलकर रिजीम चेंज की बात कर रहा है। वो मिलिट्री एक्शन को भी एक ऑप्शन समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ यूरोप है जो IRGC को टेररिस्ट ग्रुप करार देने और डिप्लोमेटिक प्रेशर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। मतलब मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। और सेनेटर लिंजी ग्रेहम का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं, क्या आप रिजीम चेंज की हिमायत करें? हाँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप पागल हैं। साफ लफ्ज़ों में उनका कहना है कि इस लीडरशिप से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं, अब सिर्फ अवाम की हिमायत ही आखिरी रास्ता है। अब अगर यूरोप की बात करें तो यूरोपीय पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट रोबर्टा मेत्सोला का लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी ये कहती हैं कि EU और US दोनों इस बात पर फुली अलाइंड हैं कि ईरानी अवाम को आज़ाद होने में मदद करनी है। ये यूरोप की पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि अब वो रूटीन डिप्लोमेसी से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ एक प्लान भी है और इंटरनेशनल अटेंशन भी मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान है। असल में आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है, और चैलेंजेस सिर्फ अंदरूनी नहीं बैरूनी भी हैं। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 15%। एक एनालिस्ट के मुताबिक ये ईरानी रजीम की बाकी रह जाने वाली पॉपुलर सपोर्ट है, सिर्फ 15%। तो सवाल ये है कि फिर रजीम गिर क्यों नहीं रही?
जवाब है सिक्योरिटी फोर्सेस। जब तक वो रजीम के साथ हैं, ये कम सपोर्ट के बावजूद भी कंट्रोल बरकरार रख सकती है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, ज़ॉम्बी रिजीम। सोचें, एक ऐसी हुकूमत जिसका आइडियोलॉजी, इकोनॉमी सब कुछ मर चुका है, लेकिन उसके पास अभी भी हथियार हैं, लोगों को मारने की ताकत है। ऐसे में ऑपोजिशन का आपस में यूनाइटेड रहना कितना ज़रूरी हो जाता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेनेटर ग्राहम इस पूरी सूरत हाल को बहुत ही क्लियर शब्दों में बयान करते हैं। वो कहते हैं, अगर ये रजीम गिर गई तो आने वाले कल में उम्मीद है, लेकिन अगर ये कायम रही तो आने वाला कल मिडिल ईस्ट को नस्लों तक तबाह कर देगा। मतलब उनके नज़दीक एक्शन ना लेने का रिस्क एक्शन लेने के रिस्क से कई ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ आकर हम इस पूरी बहस के सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं, क्या ईरान के अंदर से उठने वाली आवाज़ें और बाहर से पड़ने वाला इंटरनेशनल प्रेशर, क्या ये दोनों मिलकर वाकई एक नया मुस्तकबिल बना पाएंगे? ये एक तारीखी मौका है या फिर एक और लम्हा जो वक्त के साथ गुजर जाएगा? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं।